किसी भी काम को एफिशिएंट तरीके से करने के लिए हमारे पास उस काम से रिलेटेड ट्रेनिंग या स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर दो किसान बराबर साइज़ के ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, एक के पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और टेक्निक का अच्छा नॉलेज है और दूसरा अनएजुकेटेड है, तो ऑब्वियसली पहले वाला किसान सेम अमाउंट ऑफ लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा और इस तरह वो कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इस चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स जैसे ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। सिंपल टर्म्स में हमारे पास जो भी स्किल्स, नॉलेज या एबिलिटी या किसी फील्ड में एक्सपर्टीज होता है जिससे हम कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, वही ह्यूमन कैपिटल है। इसके लिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर हमें उसका बेनिफिट होता है। जैसे लोगों का एक ग्रुप है, ये ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन अगर इनको एजुकेट किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, इनके हेल्थ पे ध्यान दिया जाए तो यही ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। इससे पता लगता है कि किसी कंट्री के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा सवाल है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, मतलब कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो पहला और सबसे मेन सोर्स है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। जैसे कोई कंपनी किसी मशीन या टेक्नोलॉजी में पैसा लगाती है ताकि फ्यूचर में आउटपुट ज़्यादा हो, उसी तरह हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं ताकि फ्यूचर में ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें। अब कौन ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, एक सिक पर्सन या एक हेल्दी पर्सन। ऑब्वियसली हेल्दी पर्सन ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव होगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। हेल्थ में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब किसी बीमारी को होने से पहले रोकना, जैसे वैक्सीनेशन। क्यूरेटिव मेडिसिन मतलब बीमार होने के बाद उसे क्योर करना। और सोशल मेडिसिन मतलब हेल्थ के बारे में लोगों को लिटरेट करना और अवेयर करना। इसके अलावा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन यानी साफ सफाई पे भी खर्च करना। अगला सोर्स है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स को जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग देती है जिसके लिए वो पैसे खर्च करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट करती है। ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है। इसका बेनिफिट ये होता है कि वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कंपनी अच्छे से काम कर पाती है और ग्रो कर पाती है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करते हैं। माइग्रेशन में आने जाने का खर्च लगता है, नई जगह या नई कंट्री में रहने का खर्च लगता है, नई सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना होता है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट है और इसका बेनिफिट है हायर सैलरीज। तो माइग्रेशन पे खर्च करना भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है। इसके अलावा किस तरह के जॉब में क्या लेवल ऑफ सैलरीज है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस कॉस्ट पे और क्या एम्प्लॉयबल स्किल प्रोवाइड कर रहा है, इन सब के इन्फॉर्मेशन के लिए भी लोग पैसे खर्च करते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग सही डिसीजन ले सके कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने में जो खर्च होता है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। तो हमने 5 सोर्स के बारे में पढ़ा, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर एंड अदर मार्केट। अब कैपिटल के एक और फॉर्म फिजिकल कैपिटल से ह्यूमन कैपिटल को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। कोई कंपनी प्रोडक्शन में जो मशीन्स, टूल्स या इक्विपमेंट यूज करती है वो उनका फिजिकल कैपिटल है और इस प्रोडक्शन में जो स्किल्स, एबिलिटी या नॉलेज यूज हुआ वो ह्यूमन कैपिटल है। ऐसे ही इस वीडियो को बनाने में जो बुक, मोबाइल, लैपटॉप, माइक एटसेट्रा यूज हुआ वो फिजिकल कैपिटल है और इसमें जो मेरा स्किल और नॉलेज यूज हुआ वो ह्यूमन कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन मेनली एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है और ये ओनर के कॉन्शियस डिसीजन का आउटकम है। मतलब फॉर एग्जांपल, कंपनी के मालिक को कोई मशीन खरीदनी है तो वो इन्वेस्टमेंट से पहले सब कुछ कैलकुलेट करेगा कि कौन सा मशीन सही है, इससे कंपनी को कितना फ़ायदा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा या नहीं, तब जाके डिसीजन लेगा। लेकिन ह्यूमन कैपिटल के मेजर पार्ट का फॉर्मेशन किसी के लाइफ में तभी हो जाता है जब वो ये डिसाइड करने के लिए कैपेबल ही नहीं है कि इससे फ्यूचर में उसकी अर्निंग बढ़ेगी या नहीं। जैसे बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, उसको क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी, ये उसके पेरेंट्स या बहुत हद तक वो कैसी सोसाइटी, कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, इससे डिसाइड होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्टली सोशल प्रोसेस है और पार्टली ओनर का कॉन्शियस डिसीजन है। इसके अलावा कुछ और बेसिक डिफरेंसेस है, जैसे फिजिकल कैपिटल को ओनर से सेपरेट किया जा सकता है लेकिन ह्यूमन कैपिटल को ओनर से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, बस एक फिजिकल कैपिटल है तो जो उसका ओनर है वो किसी और को भी बस चलाने के लिए रख सकता है।
या बस को मार्केट में बेच भी सकता है, लेकिन ड्राइवर के पास जो ड्राइविंग स्किल है, मतलब ह्यूमन कैपिटल है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसकी सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। दोनों ही कैपिटल टाइम के साथ डेप्रिसिएट करता है, मतलब इसका वैल्यू कम होता है, लेकिन दोनों के डेप्रिसिएशन में थोड़ा अंतर है। फिजिकल कैपिटल टाइम के साथ खराब होता है और न्यू टेक्नोलॉजी के आने से आउटडेटेड भी हो जाता है, और ह्यूमन कैपिटल एज के साथ डेप्रिसिएट करता है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट से इसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और न्यू टेक्नोलॉजी में अडेप्ट भी किया जा सकता है। फिजिकल कैपिटल सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल ओनर के साथ साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट देता है। एक एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन हमेशा अपनी सोसाइटी और कंट्री के डेवलपमेंट में बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसेप्ट को समझते हैं। किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है उसका नेशनल इनकम यानी जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, और जीडीपी तब इंक्रीज होगा जब लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, और अर्निंग तब बढ़ेगी जब लोग प्रोडक्टिव होंगे। और हमने देखा कि एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने से लोगों की प्रोडक्टिविटी और इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करने से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। लेकिन ये कहना कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही, ये उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि जनरली कोई भी डेटा क्वांटिटी कितना इंक्रीज हुआ ये तो बता सकता है, लेकिन क्वालिटी नहीं बता सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एजुकेशन सेक्टर में ईयर ऑफ स्कूलिंग, एनरोलमेंट रेट ये सब इंक्रीज भी हो रहा है, तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स उतने प्रोडक्टिव नहीं होंगे और उनकी अर्निंग इंक्रीज नहीं होगी। इसलिए बहुत डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया है कि ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर्स में तो बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ, लेकिन रियल पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके इंडिकेटर हमेशा एग्जैक्ट पिक्चर दिखाएं ये ज़रूरी नहीं है। इंडिया भी काफ़ी पहले ये समझ गया था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री में ह्यूमन कैपिटल का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर इनको अच्छे से एजुकेट और ट्रेन किया जाए तो यही बड़ी पॉपुलेशन कंट्री के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि कैसे ओवर द डेकेड्स कंट्री के लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये सब इम्प्रूव हुआ है, और रियल पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि वर्ल्ड में नॉलेज की रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब टेक्नोलॉजी के कारण आने वाले समय में बहुत सारे अनस्किल्ड जॉब्स में मशीन यूज़ होने लगेगा और नए तरह के स्किल्स की डिमांड होगी, मेनली मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन के कारण जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसे टैकल करने के लिए भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली क्लाइमेट साइंस, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फील्ड में। इसीलिए इंडिया, जो कि आने वाले समय में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और खुद को एक नॉलेज बेस्ड इकॉनमी में ट्रांसफ़र कर सकें। नेक्स्ट, अब ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के डिफरेंस को समझते हैं। दोनों सेम ही साउंड करता है, लेकिन सेम है नहीं। ह्यूमन कैपिटल का मेन फोकस होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। मतलब ह्यूमन कैपिटल के व्यू से अगर देखें तो अगर एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट किया गया और उससे गुड्स या सर्विसेज का आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ तो वो इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के व्यू में बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उससे लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं भी बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर हर इंडिविजुअल का राइट है। अब देखते हैं कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या कंडीशन है। हमने देखा कि ये सब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है और इनमें से एजुकेशन और हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हम एजुकेशन सेक्टर को एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की क्या ज़रूरत है। इसका एक कारण यह है कि एजुकेशन और हेल्थ ऐसी चीज़ है जिसका बेनिफिट इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी को भी होता है। इसलिए इन सेक्टर्स में प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। प्राइवेट स्कूल या हॉस्पिटल भी है और गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल भी है। दूसरा कि एजुकेशन और हेल्थ केयर का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसे आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को एक बार ऐसे स्कूल या हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए जहां अच्छी सर्विस नहीं दी जा रही है, तो जब तक उसको वहां से हटाकर अच्छे जगह शिफ्ट किया जाएगा काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। और हर इंडिविजुअल के पास इतना नॉलेज भी नहीं होता है कि किस कॉस्ट पे कैसी क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलनी चाहिए, जिस कारण प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं। आज भी प्राइवेट स्कूल्स या हॉस्पिटल के चार्जेस कितने ज़्यादा होते हैं ये सबको पता है।
तो यहाँ गवर्नमेंट का रोल है ये इंश्योर करना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करे और कॉस्ट भी सही रखे। एजुकेशन सेक्टर में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और हेल्थ सेक्टर में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अपने सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा इंडिया में अभी भी बहुत से लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और वो एजुकेशन और हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर सभी का राइट है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिजर्विंग सिटीजन्स को ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। एजुकेशन पे गवर्नमेंट कितना खर्च करती है ये वो दो तरीके से बताती है। एक कि गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज एजुकेशन पे खर्च हो रहा है और दूसरा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। पहले से ये पता लगता है कि गवर्नमेंट अपने स्कीम्स में एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस दे रही है और दूसरे से पता लगता है कि किसी कंट्री में लोगों के इनकम का कितना परसेंटेज एजुकेशन के डेवलपमेंट में जा रहा है। ओवर द ईयर्स ये दोनों नंबर्स ओवरऑल इंक्रीज ही हुआ है। इंडिया में स्टेट्स के बीच में भी एजुकेशन स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का बहुत अंतर है और उसका रीज़न है कि हर स्टेट एजुकेशन पे कितना खर्च करता है उसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे 2014-15 के डेटा के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का पर पर्सन पर ईयर एजुकेशन पे 34,651 रुपये खर्च कर रहा था। वहीं बिहार जैसे स्टेट में ये नंबर सिर्फ 4,088 था। अलग अलग कमेटी ने रिकमेंड किया है कि हमें एजुकेशन पे कितना खर्च करना चाहिए। जैसे 1964-66 में एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया कि हमें कम से कम जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन करंट में देखो तो ये 2.9% है। 1999 में तपस मजुमदार कमेटी ने ये अनुमान लगाया कि सभी 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन देने के लिए हमें अगले 10 साल में लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए खर्च करना होगा। 2009 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिससे 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट बन गया। इसके अलावा गवर्नमेंट 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाती है। सेस एक तरह का टैक्स होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है और उसी के लिए यूज भी किया जाता है। हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को लोन भी प्रोवाइड करती है। इन सब चीज़ों का फ़ायदा भी हुआ। एजुकेशनल अचीवमेंट्स को जनरली हम अलग अलग लिटरेसी रेट्स में मेजर करते हैं, जैसे मेल एडल्ट लिटरेसी रेट, फीमेल एडल्ट लिटरेसी रेट, 15 से 24 एज की पॉपुलेशन यानी यूथ लिटरेसी रेट। तो ओवर द डेकेड्स इन सब के नंबर्स भी इम्प्रूव हुए हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो एजुकेशन फॉर ऑल अचीव करना अभी भी बहुत दूर है। आज भी इंडिया में उतने लोग इलिटरेट है जितने आज़ादी के समय इंडिया की पॉपुलेशन थी। जेंडर इक्विटी पहले से बेहतर हुआ है, मतलब मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट का डिफरेंस कम हुआ है, लेकिन अभी वुमेन एजुकेशन को और प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो होगा ही, साथ ही सोसाइटी में वुमेन का स्टेटस इंप्रूव होगा, फर्टिलिटी रेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वुमेन और चिल्ड्रन के हेल्थ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनको और प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम लोग हायर एजुकेशन तक कंटिन्यू कर पाते हैं। लेटेस्ट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सिर्फ 8% इंडियंस ग्रेजुएटेड है। दूसरा ये कि इवन ग्रेजुएटेड लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एनएसएसओ के 2011-12 डेटा के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में वैसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन या उससे ज़्यादा पढ़ा है उनमें से 19% अनएम्प्लॉयड है और यही अर्बन एरियाज में 16% है और रूरल वुमेन के केस में तो ये रेट 30% है। लेकिन अर्बन और रूरल एरियाज में जो प्राइमरी लेवल तक पढ़ा यूथ है उनमें से सिर्फ 3 to 6% ही अनएम्प्लॉयड है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि जनरली हायर एजुकेशन के बाद लोग इनफॉर्मल जॉब, मतलब लेबर, स्ट्रीट वेंडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सब काम नहीं करना चाहते हैं और उनको फिक्स्ड सैलरी वाला कोई डिसेंट जॉब मिलता नहीं है, क्योंकि या तो उनमें स्किल्स नहीं है या उतने जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स में ऐसे स्किल्स डेवलप करवा सकें जिसकी जॉब्स में रिक्वायरमेंट है। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, बस जरूरी है कि सोसाइटी के हर ग्रुप को क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रेनिंग दी जाए ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो, जिससे कंट्री इकोनॉमिकली भी ग्रो करे और सोसाइटी में इक्विटी भी आए।